स्टोरी आई है एक जी बड़ी जबरदस्त। आज की बहुत ही सबक आमोज कहानी है। आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा और आपके अंदर को जगा देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाजरीन, जैनब ने अपनी कहानी सुनाई मुझे, जो कनाडा में रहती हैं अपने शोहर रमीज़ के साथ। वो 2 साल से कनाडा में रह रही हैं। करीब करीब उसी वक्त वो लोग भी कनाडा आए जब हम कनाडा मूव हुए थे, यानी 2023 के शुरू में। तो कहती हैं कि एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली ऑब्ज़र्व की है व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में, और वैसे भी कम्युनिटी डिस्कशंस जितनी भी होती हैं, ख़ास तौर पे कैनेडियन लेडीज़ की, उनकी जो पाकिस्तान इंडिया से आई होती हैं, कि एक डिप्रेशन के एलिमेंट को वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही होती हैं कि अकेलापन है, दोस्त आसानी से नहीं बनते, घर की याद सताती है, रिश्तेदारों की याद सताती है, हल्ला गुल्ला चाहिए। कनाडा का जो एक कोल्ड एंड डेजर्टेड और थोड़ा लोनली एंड इंतहाई पीसफुल एंड काम किस्म का लाइफ स्टाइल है, उसमें वो रौनक नहीं है जिसकी वो आदी हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन डिप्रेस होती रहती हैं। तो कहती हैं कि मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए है अपनी ज़िंदगी की स्टोरी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही महसूस करती थी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मैं कहाँ से आई हूँ और वहाँ क्या अज़ाब आए हुए हैं और जिन चीज़ों से मैं होकर गुज़री हूँ, तो मैं समझ जाती हूँ कि मैं जहाँ हूँ क्यों हूँ। और इट मेक्स ऑल द सेंस कि यहाँ मैं रहूँ, क्योंकि यहाँ मैं वहाँ से बहुत बेहतर हूँ। होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी कभी भी कहीं पर भी बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होती। आखिर को कोई पाकिस्तान से उठकर कनाडा आ जाए, अमेरिका आ जाए, लेकिन बिल आखिर को इस दुनिया के ही किसी हिस्से में होगा। ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया के चुंगल से निकल कर आखिरत में जन्नत पर पहुंच जाए। हैविंग सेड दिस, अब थोड़ा सा कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर लम्हे के लिए कि क्या आज़ादी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने कितनी खुद मुख्तारी दी है, और अल्लाह ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है और ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर गुजारने का मौका दिया है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम उन चीज़ों के बारे में सोचें उस एंगल से, जैसे ये डिस्कस हो रही होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और बहुत सी वीडियोस भी बनी हुई हैं डिप्रेशन की, और मैंने आपको इस वजह से अप्रोच किया है क्योंकि आपके चैनल पर भी कुछ वीडियोस हैं जो डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। ये शेयर करना ज़रूरी है कि मैं लोगों को ये बावर करा दूं कि सिर्फ अपने सोचने का ज़ाविया वो अगर बदल लें, तो वो ये एहसास कर सकते हैं कि दर हकीकत जिसको वो कैद तन्हाई समझ रहे हैं या मीठी जेल समझ रहे हैं, एक्चुअली दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और अल्लाह की वो नेमत है जिसके लिए कितने ही लोग तरस रहे हैं। तो बिलाल भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताएं बताएं, अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, तो आई थिंक कि मेरे चैनल के तवसुत से बहुत से लोगों तक वो पैगाम पहुंचेगा। और अगर किसी एक ने भी अपने सोचने का ज़ाविया बदल लिया, या आपके नज़रिए ने उनको इसमें हेल्प की और वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, या कनाडा आकर एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक सोशल सर्विस होगी, तो ज़रूर शेयर कीजिए। नाज़रीन, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या डिटेल्स मेरे साथ ज़ैनब ने शेयर की, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़ैनब कहती हैं कि बिलाल भाई, आपके जर्नी के काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारी जर्नी भी, इन द सेंस कि मेरे शौहर रमीज़ भी कनाडा आने से पहले, बहुत पहले, मतलब कि 5 साल पहले दुबई में रहते थे, और फिर हम लोग 5 साल पाकिस्तान में रहे और फिर हम कनाडा आए। मैंने कहा है ये वाक़ई इत्तेफ़ाक है कि आप लोगों की टाइमलाइन्स हमारे साथ मिलती हैं। क मैंने पूछा कि आपके शौहर दुबई में कहाँ होते थे? कहती हैं कि अल-बरशा में होते थे। वहीं पर उनकी अकोमोडेशन थी और उसके करीब ही उनका ऑफ़िस था, लेकिन साइट्स डिफ़रेंट जगहों पर थी। कोई अलक़ूज़ में थी, कोई मिर्दिफ़ में थी, कोई देरा में थी, तो आते-जाते रहते थे। लेकिन जो उनका मेन ज़्यादा स्टे था वो अल-बरशा में था। एनीवे, मैं तो उनके साथ जाकर सिर्फ 3 महीने ही रह पाई। जब शादी हुई उसके बाद हनीमून करने गई थी, तो 3 महीने के लिए उन्होंने एक अकोमोडेशन ली थी। उसमें मतलब एक कमरा उन्होंने लिया था, तो हम लोग रहे थे। उसके बाद से उन्होंने मुझे भेज दिया वापस कि अब मैं यहाँ पर पैसे कमाता हूँ,
क्योंकि वो बेड स्पेस में रहते थे और उनकी जो बेड स्पेस थी दैट वाज ओनली 650 दिरहम्स, जबकि जो कमरा उन्होंने लिया हुआ था हमारे लिए उसके उनको 2500 दिरहम देने पड़ रहे थे। तो ज़ाहिर है कि उनको पैसे जमा करने की थी, तो मैंने भी उनका साथ देने का सोचा, तो मैं वापस आ गई। दर हकीकत शादी के पहले महीने मैं अपने घर में ही रही थी ससुराल में, तो सबका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा कि इट वाज़ डूएबल, पॉसिबल। लेकिन घर में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इन द सेंस कि वो एक 5 मरले का डबल स्टोरी घर था। रमीज़ के 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई की शादी हुई है और 1 बहन की शादी हुई है, लेकिन वो भी समझ लें कि इन्हीं के साथ ही रहती है, क्योंकि वो डेली आती थी और अक्सर स्टे भी करती थी, तो वो इधर ही रहती थी। तो 2 बगैर शादी के बहनें थीं और 1 बगैर शादी के देवर भी था। ऊपर-नीचे हम लोग रहते थे और उसी में मेरा भी कमरा था। मेरा नीचे वाले पोर्शन में कमरा था, सास-ससुर के बिल्कुल साथ का, और करीब ही किचन भी था। घर में एक तो मुझे रमीज़ बहुत याद आते थे, क्योंकि क्या होता था कि जब भी वीकेंड होता था या वीकेंड के बगैर भी पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आउटिंग्स करते हैं, क्योंकि कम ही लोग जॉब्स कर रहे होते हैं। ज़्यादातर फ्री ही होते हैं लोग। तो सब अपनी-अपनी फैमिलीज़ के साथ चले जाते थे। जैसे जो मेरी दोनों नंदें थीं, वो सास-ससुर के साथ चली जाती थीं, और जिस देवर की शादी नहीं हुई थी, वो अकेले ही मोटरसाइकिल पे बाहर चला जाता था, और जिस जेठ की शादी हुई हुई थी, वो अलग अपने चले जाते थे। लेकिन मेरे लिए निकलने के लिए ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई साथ देने वाला होता था जिसके साथ मैं जा सकूँ। हालाँकि मुझे गाड़ी चलानी आती भी थी और मुझे गाड़ी चलाने का शौक भी है, लेकिन वो गाड़ी कभी मेरे लिए अवेलेबल नहीं होती थी, और अगर होती भी थी, तो इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता था मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर कि मुझे अकेले भेज दिया जाए। तो मैं घर पर ही रहती थी या फिर अम्मी की तरफ चली जाती थी, बहुत लेफ्ट आउट फ़ील करती थी, ख़ास तौर पे ईद के ओकेशंस पर रेगुलरली भी सब बाहर जाते थे, तो किसी को मेरा ख़्याल नहीं होता था कि मैं भी एक हूँ। बल्कि उल्टा मुझे ज़िम्मेदारियाँ देकर चले जाते थे कि जेठ-जेठानी वो जा रहे हैं, तो उनकी जो बेटी है उसके लिए मैं पीछे से सेरेलैक बना दूँ, ये मुझे बताकर जाती थी, या उसके लिए मैं खिचड़ी बना दूँ। इसी तरीके से जो मेरी 2 नंदें थीं, उनकी अपनी ख्वाहिशें होती थीं कि पकौड़े बना दूँ किसी को बैंगन के, किसी को फ्राइज़ बना दूँ। ना करने की गुंजाइश नहीं होती थी। ना एक की तो पिछली 100 दफ़ा की हाँ पर पानी फिर जाता था, क्योंकि मैंने एक दफ़ा करके देखी तो दोनों ने मेरे से मुँह बसूर लिया। ना करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बुरा बिहेव करते थे, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ मैं उनका हर कहा मानूँ, उठूँ तो उनसे पूछ कर, बैठूँ तो उनसे पूछ कर, चलूँ तो उनसे पूछ कर, जाऊँ तो उनसे पूछ कर, हर चीज़ पर सबकी नज़र है। ज़ाहिर है जब इतनी छोटी-सी स्पेस में 10 लोग रहते होंगे, उन्हीं के बीच में मैं भी हूँ, तो सबकी नज़रें ही होंगी। और फिर नई दुल्हन के बारे में कुछ ज़्यादा भी लोग क्रिटिकल होते हैं, कुछ ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, उसको हर ज़ाविये से परख रहे होते हैं कि इसका मिज़ाज कैसा है, इसको गुस्सा कितनी जल्दी आता है, किस बात से ये तपती है, और इसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, कभी अगर इसको यूज़ करना हो तो इसकी क्या वीकनेसेस हैं। बहुत सी चीज़ें सब लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और वक़्त आने पर उनका फिर गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी होता था, तो मुझे सबकी हर बात माननी पड़ती थी। बीमार होने की मुझे लेवरेज नहीं थी कभी। कभी ऐसा नहीं एक्सेप्टेबल था कि मेरे सर में दर्द है या मेरे कमर में दर्द है या मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा जल्दी। छुट्टियाँ ही होती थी मेरी, क्योंकि मैं जॉब करना चाहती थी। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन रमीज़ की मदर की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं जॉब करूँ। रमीज़ को एतराज़ नहीं था, लेकिन उनकी मदर को एतराज़ था। तो इस वजह से ऑटोमैटिकली रमीज़ को भी एतराज़ था। तो फिर मैं जॉब पर नहीं जा सकती थी। शादी के बाद 1 हफ़्ते तक ही मैं जॉब कर सकी, उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और उसके बाद मैं घर पर ही होती थी। घर पर रह रहे हुए मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं सुबह-सुबह उठ जाऊँ और सबके लिए नाश्ता बनाऊँ, सबके लिए खाना बनाऊँ और घर की सफाई करूँ, सबकी इंडिविजुअल ज़रूरियात का भी ख़्याल करूँ, कपड़े धोने, इस्त्री करने, बहुत से काम होते हैं, जाले साफ़ करने, घर को मेंटेन करना, पूरी तरीके से सबकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, वो मेरा ही काम था, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा थी वहाँ पर जिसका और कोई काम नहीं है, और वो सबके लिए वहाँ पर मतलब कि है। क्योंकि अपना तो जो शौहर है वो तो बाहर है, तो वो अगर दिरहम कमा रहा है तो किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो उनके हिस्से की कुर्बानी मैं दे रही थी। 3 महीने इस तरीके से गुज़ारा वक़्त, और मेरी बहुत तबीयत ख़राब होने लग पड़ी। उसके बावजूद सारा काम मैंने ही करना होता था, और किसी ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। उसके बाद इतनी गर्मी जिसकी हद नहीं, और एसी हालाँकि कमरे में लगा हुआ था, लेकिन वो चलाने की इजाज़त नहीं होती थी,
और उनकी मर्ज़ी होती थी कि मैं अपनी दोनों नंदों के साथ सो जाया करूँ उनके कमरे में, क्योंकि उनके कमरे में भी एसी था और वो चलाती थीं। लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं चला सकती थी, उनकी मर्ज़ी होती थी कि मैं अपनी दोनों नंदों के साथ सोऊँ अगर मुझे एसी चाहिए। और जो मेरी दोनों नंदें हैं वो पूरी रात जागती रहती थीं, मोबाइल्स पर लगी रहती थीं, कोई टिकटॉक देख रही है, कोई मूवीज़ देख रही है। तो उनकी कोई सोने-जागने की रूटीन नहीं होती थी। मेरी तबीयत ख़राब रहती थी जबकि वो लोग बहुत ज़्यादा लाउड थी। उनको ये भी शौक था कि अपने लैपटॉप पर ऊँची आवाज़ में गाने लगाकर पूरी रात गुज़ारती थीं। मैंने कोशिश की भी 1-2 दफ़ा उनके कमरे में जाकर सोने की, लेकिन इतनी डिस्टर्बेंस थी कि एक दिन के माहौल में इंसान रात की तरह से सो तो सकता ही नहीं। और उनको आज़ादी थी उस तरह से करने की, क्योंकि उनके माँ-बाप कहते थे कि ये चंद दिन की मेहमान हैं, जब तक है हम इनको भरपूर ज़िंदगी गुज़ारने देना चाहते हैं, इसलिए इन पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। ये अगर ऊँची आवाज़ से गाने सुनना चाहती हैं रात भर तो ये सुन सकती हैं, अगर ये लाइट ऑन करके रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, ये एसी चलाना चाहती हैं तो चला सकती हैं, लेकिन मुझ पर पाबंदी थी कि मैं अपने कमरे में नहीं चला सकती। मुझे ये कहा जाता था कि हमें एहसास है कि तुम्हें भी ज़रूरत होगी, तो तुम्हें चाहिए एसी तो तुम इनके कमरे में आओ। अपने कमरे में तुम्हें इनको ना रात को चलाने की इजाज़त ही नहीं है, बल्कि वो रिमोट ही छुपा दिया था मेरी सास ने। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, एवरीथिंग एड्स अप और वो बहुत ज़्यादा गुबार इंसान को चढ़ जाता है। और स्पेशली जब इंसान अपने आप को कंपेयर करता है बाकी घर के बाशिंदों की निस्बत और ये रियलाइज़ करता है कि हर एक के पास अपने-अपने हकूक हैं जिनको वो पामाल नहीं होने देते। लेकिन मैं एक ऐसी अकेली हूँ यहाँ जिसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, और अगर वो बोले भी तो भी उसकी बात का कोई वज़न नहीं है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं नई आई हूँ, और ये तो हर जगह ही होता है, इवन वर्क प्लेस में भी होता है कि जो पहले से कोलीग्स होते हैं वो नए आने वाले को ईज़िली एडजस्ट नहीं होने देते। जस्ट लाइक कॉलेज जिसमें रैगिंग होती है, सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। तो ये ज़िंदगी के हर स्फेयर में ये चीज़ चल रही होती है। इसी तरह से जब कोई दुल्हन आती है ब्याह कर एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, तो जो पहले से लोग रह रहे होते हैं पूरे घर वाले, वो बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, देते हैं बहुत से केसेस में, और ख़ास तौर पे आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। तो मैंने रमीज़ को कहा था कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो अप्लाई करते हैं, हो सकता है कनाडा का हमारा हो जाए। तो रमीज़ कह रहे थे नहीं, नहीं बहुत मुश्किल सुना है कि वक़्त लगता है। मैंने कहा वक़्त लगता है तो लगे, इस जगह से मैं निकलना चाहती हूँ। रमीज़ अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा से मेरी मुश्किलात को समझते थे। जैसे उनको बताती थी वो कहते थे कि आई ऑल्सो वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि कुछ पैसे जुड़ेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, वरना हम कभी भी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैंने उनको स्पेयर ना किया होता तो पाकिस्तान में लिटरली जो हमारा बैंक अकाउंट था उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो 5 लाख रुपए के साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बिलाल भाई। आप जानते हैं कि कनाडा तो आने के लिए भी आपको ठीक ठाक प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं। हमें हमारी फैमिली के लिए तकरीबन $25,000 चाहिए थे उस वक्त। तो वो कहती है कि लाइकवाइज मतलब एक मूवमेंट कॉस्ट होती है, फिर आपको टिकट्स खरीदने होते हैं, फिर आपको प्रूफ ऑफ फंड्स लेने होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैंने दवा घूंट पी कर और बर्दाश्त करके सब्र करके अपने ऊपर जबर किया, लेकिन कोशिश की कि रमीज़ को मैं स्पेयर कर सकूं कि वो दुबई में कुछ पैसे जमा कर लें कि अगर हमारा ये हो जाता है तो हम जाने के काबिल हों। तो अल्लाह का शुक्र है कि रमीज़ ने अप्लाई किया और उन्होंने आईएलटीएस दिया, मैंने भी आईएलटीएस दिया, और हमारी एजुकेशन इक्विवेलेंस हमने निकलवाई। तो करते-करते हम लोगों ने फ़ाइल लॉन्च की और प्रोसेस में आ गई वो इन 2019, वो साल के बाद हमारा वीज़ा आ गया। तो फिर उसके बाद कुछ मामलात निपटाते-निपटाते हम लोग 2023 में यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो वाक़ई ये एक फ़ैक्ट है कि काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है। लोनलीनेस इन द सेंस कि अपने कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, कोई ईद की तरह से महसूस नहीं होती, बिकॉज़ इट्स जस्ट अ रेगुलर वर्क डे। लेकिन हम अगर अल्लाह की ब्लेसिंग्स को काउंट करें तो वो इन हार्डशिप्स से कहीं ज़्यादा हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती वापस जाने के लिए। क्योंकि आज भी अगर हम फैसला करते हैं वापस जाने का तो वील हैव टू गो बैक टू दैट कंबाइंड फैमिली सिस्टम, बिकॉज़ अब तो पाकिस्तान उससे भी कोई 6 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है जितना उस वक्त होता था, मतलब आज से 5 साल पहले।
तो अब अगर हम वापस जाते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम अलग किराए पर भी रहें, हमें वापस उसी एक कमरे में जाना पड़ेगा कंबाइंड फैमिली सिस्टम के। और हो सकता है कि रमीज़ दुबई वापस चले जाएं, या इवन अगर पाकिस्तान में भी रहते हैं तो अब अगर मैं कोशिश करूं भी तो भी मैं नहीं ये मैनेज कर सकती कि मैं जाकर उसी कमरे में रहूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के अंदर, इतनी स्क्रूटिनी के अंदर और इतने लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर, और जिसमें ख़ास तौर पे बैलेंस ना हो सबके राइट्स में, किसी को ज़्यादा मिले हों किसी को कम मिले हों, तो मैं बिलीव नहीं करती उस किस्म के लाइफ स्टाइल में। मुझे लगता है ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, इंसान को जहाँ सुकून मिले उससे बढ़कर कोई चीज़ बेहतर नहीं है। तो पाकिस्तान में नो डाउट रौनक है, ज़ाहिर है कि जहाँ लोग होते हैं वहाँ उतनी ही कहानियाँ होती हैं, अच्छी बुरी जैसे भी, लेकिन सुनते सुनते और उनका हिस्सा बनते बनते इंसान का दिल कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत उश्कल सी रहती है, एक बहुत उलझन सी रहती है इंसान को। और कनाडा में अगर ये औरतें डिप्रेस्ड हैं तो इनका एक मेन एलिमेंट है कि हम लोनली हैं, दोस्त नहीं बनाए जा रहे। लेकिन अब तो इतनी एंगेजिंग चीज़ें आ गई हैं कि अगर इंसान उनमें अपने आप को इमर्स कर ले तो बड़ा इजीली वक्त गुजर जाता है, कि डिप्रेशन का वक्त नहीं मिलता। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर औरतों के लिए जॉब्स करना ही बहुत आसान है। मैंने पूछा आप कोई जॉब करती हैं? कहती है कि मैं एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करती हूँ। काफ़ी ख़वातीन ये काम करती हैं। इनफैक्ट जब मैं खुद भी एज ए टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट काम करता था तो मेरे जो कलीग्स थे उसमें 80% ख़वातीन ही थी। तो अक्सर जिन औरतों से बात होती है तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होती हैं। तो यहाँ पर ज़ैनब भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही थी, तो कहती है कि मेरा तो सारा दिन उसमें अच्छे से गुजर जाता है, अर्निंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर वो ना भी मैं कर रही होती तो भी मैं कोई मूवी देख लेती, मैं टिकटॉक ब्राउज कर लेती, मैं कोई एजुकेशनल वीडियोस देख लेती, ऊबर चला सकती हूँ, वहाँ से पैसे कमा सकती हूँ, मैं डिलीवरी सर्विसेज दे सकती हूँ। तो इट्स टू मच, मतलब कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बेटा रेयान भी यहाँ पर काफ़ी खुश है। और मैंने तो अपनी अम्मी को भी यहाँ पर रखा हुआ है साथ। मैंने कहा कि आप खुशकिस्मत है कि आपकी अम्मी थी कि आपके साथ रह सकती है, बिकॉज़ बहुत से केसेस में आकर भी अपनी बेटियों के साथ नहीं रह सका करती। लेकिन आपकी खैर यहाँ पर रह रही है, दैट्स वाई आप जॉब भी कर रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उनके यहाँ हुए बगैर तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जॉब कर सकूँ। तो बहरहाल अब अम्मी का भी साथ है और रेयान को भी वो देख लेती हैं, मैं जॉब कर लेती हूँ और रमीज़ को भी अच्छी जॉब मिल गई है। तो हम लोग कनाडा में माशाल्लाह काफ़ी खुश हैं। तो मेरा मैसेज है उन सब लेडीज़ के लिए जो कहती हैं कि बहुत हमें डिप्रेशन होता रहता है, कि जस्ट गेट बिजी, जस्ट गेट बिजी। अगर आप ये समझती हैं कि डिप्रेशन से निकल कर पाकिस्तान में जाकर हल मिल जाएगा, तो अब का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। और अगर वो है भी तो वो पाकिस्तान भी एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। तो नाजरीन, ये कहानी थी ज़ैनब की। आप बताएं कि अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आपको याद आ गए, या जो आप रिलेट कर सकते हैं ज़ैनब के साथ, ज़ैनब की कहानी सुनकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये दो स्मॉल काट लें। इसमें बटर वाला कौन सा है? अच्छा, इसके ट्राउजर पे भी कट वर्क है।